स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ टर्म 2 सीबीएसई मॉक टेस्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पैटर्न पे आपका जो है क्वेश्चन पेपर बनेगा। 2 घंटे का आपका टाइम होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो आपका 40 होगा। टर्म 1 जो है वो 40 मार्क्स का हो ही चुका है आपका, ठीक है ना। और टर्म 2 भी आपका 40 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स जो है आपके इंटरनल होंगे, जो कि आपके स्कूल से आपको मिलेंगे। तो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन आपके हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 parts A and B. Each part is compulsory. Part A carries 8 marks and Part B carries 32 marks. पार्ट ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, पार्ट बी में आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी हैव ए इंटरनल चॉइस, उसमें आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। अब पार्ट ए में क्या दे रखा है आपको, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। सेक्शन 1 में आपके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और सेक्शन 2 में जो है आपके 1 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। पार्ट बी में आपके 4 सेक्शन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। थर्ड सेक्शन में आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। फोर्थ सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। फिफ्थ सेक्शन में आपके 3 क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। और सिक्स्थ सेक्शन जो होगा उसमें 2 क्वेश्चन होंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे, जो कि मेजर क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। इसके बाद आती है इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड बाय 1 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 3rd, 1 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 4, 1 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 5 एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 6. You have to attempt only one of the alternatives in all such questions, ठीक है। जिसमें इंटरनल चॉइस होगी तो 2 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, उन दोनों में से एक क्वेश्चन करना रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ रहेगा, ओ लगा के एक क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, तो या तो आप ये करो या ये करो, इस तरीके से इंटरनल चॉइस रहेगी, ठीक है। ये तो आपको पैटर्न बता दिया कि किस तरीके का पैटर्न रहेगा पेपर का। जैसे पार्ट ए में अब पहला क्वेश्चन आता है आपका, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स इज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको जो है एक आंसर जो करेक्ट है उस पर टिक लगाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप देखें, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में आपको रूट एक्स लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में आप जो है एक्स अगर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो रूट एक्स से रूट एक्स अगर कैंसिल आप कर देते हो तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, ओके। सो ये हो गया आपका एक्स माइनस 1 टू द होल पावर माइनस हाफ, राइट, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये हो गया एक्स माइनस 1 टू द पावर हाफ माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। तो नीचे तो आ गया आपका प्लस का हाफ और ऊपर भी आ जाएगा आपका प्लस का हाफ, ठीक है, प्लस सी। सो ये आपका बन गया ऑप्शन बी, ठीक है भाई। ये तो क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और ये 2 ऊपर आ ही जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी, ओके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 2, solution of the differential equation dy by dx is equal to 1 minus x plus y minus xy. सो यहाँ पर आपको दे रखा है dy by dx 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये तो 1 माइनस एक्स एज इट इज ले लिया है, यहाँ से आपका y कॉमन आ रहा है तो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स ही बचेगा। अब यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया और 1 प्लस वाई आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब y वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर लो और x वाली एक तरफ कर लो, सो 1 माइनस एक्स डी एक्स ये हो जाएगा,
ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप करोगे, इंटीग्रेटिंग both side both sides, then we get so इंटीग्रेशन यहाँ तो हो गया आपका dy 1/1 + y, यही था ना, एक बार देख लो। ओके, और यहाँ पर आपका है इंटीग्रेशन 1 - x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट करा तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ 1 + y, इधर तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन और इधर बनेगा x - x²/2 + c। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a vector is equal to 2i cap minus j cap plus k cap and on b vector is equal to I cap minus 2j cap plus k cap। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि 2i के माइनस जे के प्लस के का डॉट प्रोडक्ट आपको करना है i के माइनस 2j के प्लस के। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, क्योंकि i डॉट i 1 होता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 ही मिलेगा यहाँ भी। ठीक है, और क्योंकि j डॉट जे भी 1 ही होता है और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा, यानी कि ये तो आ गया आपका 5। ठीक है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर आपको करना है, तो बी वेक्टर आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर आप कर दोगे। ठीक है ना, यहाँ पर -2 है और इसके आगे क्या है, के आगे 1 है। ठीक है, यहाँ भी 1 ही था, तो √(1² + -2² + 1², तो ये क्या हो गया 1 + 4 + 1, यानी कि ये हो गया √6। ओके, सो फाइनल आंसर इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया आपका, डिनोमिनेटर में तो √6 है और ऊपर आपका 5 था, यानी कि 5/√6। अब आप ऑप्शन देख लो, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। अब यहाँ देखो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 5x dy/dx होल स्क्वायर माइनस d2y/dx² माइनस 6y इज इक्वल टू log x। यहाँ पे आपसे पूछिए डिग्री, ठीक है ना, तो डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले आपको देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है ना, सो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 ही होगी। ठीक है ना, सिंस द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1, देयरफॉर डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपका, उसकी पावर कितनी है। जैसे इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नाउ सेक्शन 2 में आपके पास क्वेश्चन आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। केस स्टडी based question is compulsory, attempt any 4 subparts, each subpart carry 1 marks, मतलब 4 क्वेश्चंस आपको इसके करने हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सब पार्ट्स आपको दिए हैं उसमें, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रूमर ऑन व्हाट्सएप स्प्रेड इन
a population of 5,000 people at the rate proportional to the product of the number of people who have heard it and number of people who have not. Also, it is given that 100 people initiate the humor and total of 500 people know the rumor after 2 days. Based on the above information, answer the following questions. क्वेश्चन वन आपका क्या कह रहा है? इफ वाई टी डिनोट द नंबर ऑफ पीपुल हु नो द रूमर एट द इंस्टेंट टी, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई टी इज. क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सिंस द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज 5,000 पीपल, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई टी जो होगा वो भी कितना होगा? 5,000 ही होगा. यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. क्वेश्चन टू, dy by dx इज प्रोपोर्शनल. सो यहाँ पर dy by dt इज प्रोपोर्शनल. जैसे y था और वो कितने हैं टोटल? 5,000 पीपल हैं, तो 5,000 माइनस y हो जाएगा. सो ये ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? dy by dt इज प्रोपोर्शनल, ये आपको पूछा है. यहाँ पर ये क्या कह रखा है? फर्स्ट लाइन से देखो पता लग जाएगा. अ रूमर ऑन द व्हाट्सएप स्प्रेड इन द पॉपुलेशन ऑफ 5,000 पीपल एट द रेट प्रोपोर्शनल. ये देख लो यहाँ पर रेट आ गया और प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है. टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु हैव हियर्ड इट. सपोज वाई लोगों ने सुना, ठीक है, और टोटल थे 5,000, है ना. तो ये तो हो गया वाई, और ये हो गया एंड द नंबर ऑफ पीपल हु नॉट हियर्ड, जिन्होंने नहीं सुना. तो वो क्या होंगे? 5,000 माइनस वाई होंगे ना. ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है. ये जैसे ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, और ये प्रोपोर्शनल की बात हो रही, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो गया ये. तो ये हो गया आपका dy बाय dt. ठीक है. अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है, पर उसने आपसे यही पूछा है कि प्रोपोर्शनल है क्या. तो प्रोपोर्शनल है तो आपका यही आंसर हो जाएगा, y इंटू 5,000 माइनस वाई. राइट. सो ये आंसर आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, कि प्रोपोर्शनली पूछा है ना. अगर इक्वल टू करके आपको लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, और आप इस तरीके से उसको लिख सकते हो. ठीक है. अगला क्वेश्चन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ y0 इज. इनिशियली उसमें क्या बोला था उन्होंने? सिंस द ह्यूमर इज इनिशियली विथ 100 पीपुल. सिंस इसलिए हम क्या कह सकते हैं? when t is equal to 0, then y is equal to 100. सो y0 क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इनिशियली ये क्या लिखा था? इनिशियली द ह्यूमर 100 पीपल. तो इनिशियली यानी कि एट टी इज इक्वल टू 0 पर 100 लोगों ने वो बात सुनी. ठीक है, तो y0 क्या हो जाएगा आपका? 100 ही हो जाएगा ना. अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ y2 इज. अब क्वेश्चन में हमको लिख रखा है कि 2 दिन बाद, ठीक है ना, वो 500 लोगों ने सुन लिया साहब, 500 लोगों तक बात पहुंच गई फैलती फैलती. सिंस ह्यूमर is spread in 500
people after 2 days। ठीक है, सो इसलिए मैं कह सकता हूँ when t is equal to 2 then y is equal to 500। सो y2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 500 लिख सकता हूँ, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसमें क्या है, 5 पार्ट दिए हुए हैं, आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और अब ये अपन तो यहाँ पर 5 ही करके बता रहे हैं। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में क्या करने हैं, 5 में से 4 ही करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ना कि इसमें आप 4 पार्ट अटेम्प्ट करें। द वैल्यू ऑफ y एट एनी टाइम t इज गिवन। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो हमको पता है, वी नो दैट, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि जब t 0 था, ठीक है ना, तो y हमारा 100 था इनिशियली, है ना। अब ये वाली कंडीशन है, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय ऑप्शन 3, ऑप्शन सी ओनली। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इनिशियली कंडीशन हमारे पास क्या थी कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन y आपका 100 था। तो इन चारों में आप t की जगह 0 पुट करके देख लो। जब आप t की जगह 0 पुट करोगे तो y आपका 100 आना चाहिए। सो वो चीज़ सिर्फ इसी में आ रही है। जब यहाँ मैं t की जगह 0 पुट करूँगा तो e⁻⁻0 ये वाली पूरी टर्म तो 1 बन जाएगी। ठीक है ना, तो न्यूमरेटर में आपके पास है 5000 और नीचे हो गया आपका 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से ये 500 100 टाइम्स कट हो गया, यानी y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 100 आ गई। सिर्फ इसी में 100 आ रही है ये, बाकी और किसी में नहीं आ रही, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो हमने इसको क्या करा, ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, टी की वैल्यू पुट करके। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 3 सेक्शन 3, पार्ट बी, पार्ट बी सेक्शन 3, पार्ट बी सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, लिमिट की वैल्यू पुट करनी है आपको। लोअर लिमिट आपको π/6 दे रखी है, अपर लिमिट आपको π/4 दे रखी है। सो सिंपल इंटीग्रेशन अपन करते हैं तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका 10x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस ऑफ कॉट एक्स, है ना, वी नो दैट। सो हमने ये लिख दिया है यहाँ पर, आपकी लोअर लिमिट है π/6, अपर लिमिट है π/4। अब बस आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। सो 10 π/4 माइनस कॉट π/4, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 10 π/6 माइनस कॉट π/6। ठीक है, अब ये तो दोनों ही 1 1 होता है वैल्यू, तो ये तो हो गया 1 - 1, राइट। और यहाँ पर आपकी होती है 10 π/6 होती है आपकी 1/√3, और कॉट π/6 होती है आपकी √3 वैल्यू, तो ये तो हो गया आपका 0। ठीक है, माइनस 1/√3 प्लस √3। ठीक है, तो अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम वगैरह और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3, इसका आंसर फाइनल। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर।
सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। सो ऑर्डर आपका क्या हो गया यहाँ पर 1 हो जाएगा भाई, dy बाई डी एक्स ही है ना, तो ऑर्डर आपका क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विथ इंटरसेप्ट 2, 3 एंड 4 ऑन द एक्स वाई जेड एक्सिस। तो आपकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ए बी सी आपके इंटरसेप्ट होते हैं जो कि आपको दे रखे हैं। तो ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन एक्स बाई टू प्लस वाई बाई थ्री प्लस जेड बाई फोर इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनरल फॉर्म में ये इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म की। ये हमको ये दे रखी है जहां पर आपका ए बी सी रेस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट है। तो आपकी ये इक्वेशन में बस ए बी और सी की वैल्यू पुट करनी है डायरेक्टली। तो ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब चाहें तो इसको आप एलसीएम लेकर के भी जो है लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ PA is equal to 3 by 8, PB is equal to 5 by 8 and PA union B is equal to 3 by 4, then find PA by B। सो PA by B का आपका फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको जो है यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि PB जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। PB की कुछ ना कुछ वैल्यू दे ही रखी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ PA यूनियन B का भी फॉर्मूला हमको पता होता है। PA यूनियन B होता है PA प्लस PB माइनस ऑफ PA इंटरसेक्शन B। अब PA इंटरसेक्शन B अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो PA यूनियन B हमको दे रखा है 3/4। ठीक है, PA हमको दे रखा है 3/8 और PB हमको दे रखा है 5/8। इससे हमको PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो PA बाई B भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, सो PB यहाँ पर मेरा था 5/8। सो यहाँ से हमारे पास PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ रही है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक सेकेंड, यहाँ एक स्लाइड और ऐड कर दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास PA इंटरसेक्शन B आ जाएगा। जैसे कि इसको इस साइड हम ले आते हैं और 3/4 को उधर ले जाके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3/8 प्लस 5/8, 3/8 प्लस 5/8 माइनस 3/4। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4। ठीक, अब ये वैल्यू 1/4 यहाँ पुट कर दो आप। ठीक है, ए इंटरसेक्शन B की वैल्यू और B की वैल्यू यहाँ से ले ही ली आपने, PB की वैल्यू 5/8। सो 1/4 8/5, तो इससे 2 टाइम्स कट गया तो ये आ गया 2/5। सो PA इंटरसेक्शन PA अपॉन B जो है वो आपके पास आ गया 2/5। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है, फाइंड द एरिया enclosed by the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। So we know that the area enclosed by the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दो, वो होता है पाई AB स्क्वायर
यूनिट्स, क्योंकि ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए ये, और आप डायरेक्ट ही इसका आंसर लिखोगे यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि इसको निकालना तो आपको आना चाहिए। उसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये एलिप्स हो गया आपका, आप यहाँ एक स्ट्रिप कंसिडर कर लो और इसका एरिया आप निकाल लो, ठीक है, और उसको आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहाँ चूंकि ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन है इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप डायरेक्टली इसको लिखोगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का आप जो है, जैसे ये तो आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका बी, और ये आपकी होगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा यहाँ पर। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो अब ये वाला एरिया मेरे को निकालना है, इसको आप कंसिडर कर लो ओ ए बी। सो एरिया ऑफ ओ ए बी आप निकालोगे तो इसकी हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए, ठीक है ना। यहाँ फ्रॉम 0 से ए तक आपने, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए कोमा 0 होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0 कोमा बी होगा, ठीक है। तो इस एरिया को कंसिडर कर रहा हूँ तो 0 से ए तक लिमिट ले ली हमने, और यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, और यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करके लिखोगे। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बाय ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो b बाय ए तो कांस्टेंट है, वो बाहर कर दिया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लिया। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, पाई ए बी बाई 2 आ जाएगा। पाई ए बी बाई 4 आएगा, 4, ठीक है ना। अब ये तो क्या है, एक पार्ट इस एक एरिया का निकला है, अब इस पूरे को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई इस पूरे इलिप्स का एरिया चाहिए ना मेरे को, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो 4 इंटू पाई ए बी बाय 4, तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा तो पाई ए बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ पर। अब 1 नंबर के मार्क्स का क्वेश्चन है जैसे ये, तो आपको डायरेक्ट ही याद रख करके लिख देना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आता है तब तो आप ये पूरा सॉल्व करके बताओगे। अब 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए तो आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे ना इतना बड़ा, ठीक है। तो 1 मार्क में तो आपको डायरेक्ट ही लिखना है, और अगर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा सॉल्व करके बताना है। हिंट हमने इसको दे दिया यहाँ पर कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सेक्शन 4। अब ये जो क्वेश्चन होंगे सेक्शन 4 के, ये 2 मार्क्स के, ठीक है। तो 2 वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए क्रॉस बी निकालना है, फिर उसका मॉडुलस निकालना है। सो ए क्रॉस बी आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा आई केप, जे केप, के केप। अब यहाँ क्या कंपोनेंट्स क्या क्या है, यहाँ पर 2 3 -1, और यहाँ पर क्या है 1 2 3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपके पास सॉल्व होकर के आ जाएगी ए क्रॉस बी की वैल्यू, ठीक है। सो ए क्रॉस बी की वैल्यू आएगी यहाँ से 9 + 2 आई कैप -6 + 1 जे कैप +4 - 3 के कैप, ठीक है ना। जैसे ये वाला टर्म आपको निकालनी है तो इसको और इसको आप छोड़ देते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो 9 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 9 + 2 आई कैप, फिर जे वाली लेते हो तो माइनस साइन आता है, फिर इस और इस वाली को छोड़ोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 + 1 ये आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस साइन आता है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर के कैप वाले की बात करोगे तो इस वाली लाइन और इस वाली, इस रो और इस कॉलम को आप छोड़ दोगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा।
ठीक है, इससे आपका क्या निकल गया, एक रोज भी निकल गया, जो कि आ गया 11 i कैप माइनस 7 j कैप प्लस k कैप। ठीक है। ठीक है, अब इसका क्या है, मॉडुलस निकालना है भाई। दो चीज पूछी थी, एक तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूछा था, एक आंसर तो ये आ गया। अब इसका मॉडुलस निकालना है। अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट आएगा 171। ठीक है। Find the vector equation of the line passing through the point A and parallel to the line this. Right. So एक लाइन जो ए से पास हो रही है, ए वेक्टर से और बी वेक्टर के पैरेलल है, तो उसका लाइन का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए वेक्टर तो दे रखा है ये, तो यहाँ से आपका ए वेक्टर निकल जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब बी वेक्टर आपको इस इक्वेशन से निकालना है। ठीक है ना, तो ये एक लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है 5x माइनस 25, 14 माइनस 7y और 35z। ठीक है, तो यहाँ से आप न्यूमरेटर में से 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5 बचेगा, यहाँ पर 7 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 7 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा y माइनस 2, और यहाँ आपका 35 जेड आ गया। राइट, सो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5 अपॉन 1/5 दैट इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 1/7 दैट इज इक्वल टू z अपॉन 1/35। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें हम, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसमें अगर मैं 35 का मल्टीप्लाई करूं, सो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ तो 1 मिल जाएगा, यहाँ -5 मिल जाएगा और यहाँ 7 मिल जाएगा। ठीक है, सो ये लाइन की ही इक्वेशन है, मतलब ये जो लाइन की इक्वेशन है उसी को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, x माइनस ए अपॉन x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये जनरल इक्वेशन होती है ना आपकी, उस फॉर्म में कर लिया, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये जनरल इक्वेशन होगी एक लाइन की कार्टेशियन फॉर्म में। तो a b और c आपको यहाँ से पता लग गए। ठीक है, इस इक्वेशन के। ठीक है, तो इससे आपको क्या निकालना है, बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने ए वेक्टर तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ए वेक्टर हमने इससे निकाल लिया। अब बी वेक्टर आपको निकालना है, तो बी वेक्टर के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है ए जो है ये है दे रखा है आपको 7 i कैप। ठीक है ना, और बी आपको दे रखा है -5, सो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 5j कैप और प्लस का k कैप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू 1 है। तो इससे आपका क्या आ गया, बी वेक्टर आ गया। ए वेक्टर आपके पास आ गया, बी वेक्टर आपके पास आ गया। अब ए और बी की वैल्यू आप यहाँ डाल दोगे तो आपके पास ये जो है वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, लाइन की। तो आप यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट करके फाइनल रिजल्ट आप निकाल सकते हो। सो आपके पास, अरे यार, आर वेक्टर आपको दे रखा है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। सो आर वेक्टर आ जाएगा आपके पास, ए की वैल्यू हमने डाल दी, ए वेक्टर की वैल्यू हमने पुट कर दी i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा 7 i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point having the position vector 2i plus 3j plus 4k and perpendicular to the vector 2i plus j minus 2k।
सो हियर x1 y1 z1 आपको दे रखा है 2 3 4, क्योंकि ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ये 2 3 4 यहाँ से आ जाएगा, ये पॉइंट x1 y1 z1, ठीक है ना। और ये जो दे रखा है परपेंडिकुलर वेक्टर, यहाँ से आपको a b और c मिल जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब कार्टेशियन इक्वेशन पूछ रहा है वो आपसे, कार्टेशियन इक्वेशन वो होता है आपके ए एक्स माइनस एक्स वन जनरल फॉर्म में, बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस अब ये ए बी सी एक्स वन वाई वन जेड वन की वैल्यू आप यहाँ रख दो और कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ए की वैल्यू 2 है, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू भी आपकी 2 ही है, बी की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू आपके पास 3 है, c की वैल्यू -2 है और z1 की वैल्यू आपके पास 4 है, दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ गया 2x माइनस 4 प्लस वाई माइनस 3 माइनस 2z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से फाइनल आंसर आपके पास आ गया 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -1, इक्वल टू -1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो फाइनल आंसर आपका ये हुआ, है ना, बहुत ही आसान सवाल। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इफ ए एंड बी आर events such that PA is equal to 1/3, PB is equal to 1/4, PA intersection B is equal to 1/10, 1/12, then find not A and not B, ठीक है। यानी कि आपको पूछा है इन्होंने बी नॉट ए एंड लगाया यानी कि इंटरसेक्शन नॉट बी, ये आपसे पूछा है इन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है। सो आपको यहाँ पर पी ए इंटू पी बी निकालो सबसे पहले, तो पी ए इंटू पी बी ये हो गया आपका 1/3 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/12, और ये इसके इक्वल आ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी 1/12 इसके इक्वल आ रहा है। इससे पता लगा आपका कि जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है, इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब पी ए इंटू पी बी 1/12 आ रहा है और पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इवेंट्स जो होंगे ए डैश एंड बी डैश यानी कि ए बार एंड बी बार वो भी इंडिपेंडेंट ही होंगे, ठीक है। तो नाउ पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार दैट इज इक्वल टू पी ए बार पी बी बार, ठीक है, क्योंकि ए बार एंड बी बार इंडिपेंडेंट इवेंट है। सो पी ए बार क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए और पी बी बार क्या हो जाएगा 1 माइनस पी बी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये हमारा फाइंड आउट हो जाएगा और यही हमको निकालना था। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1/3 क्योंकि पी ए आपका 1/3 है और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/4, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2।
क्योंकि 3 से 3 कैंसिल और 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/2। तो आंसर आपका क्या हो गया? 1/2 हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 10x अपॉन sec x प्लस cos x dx। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x अपॉन sec x प्लस cos x dx। 10x को हम क्या लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x, और आपका ये sec x जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos x, और ये cos x। ठीक है, सो इंटीग्रेशन sin x cos x को अंदर मल्टीप्लाई करा तो 1 प्लस cos स्क्वायर x बनेगा। अब यहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन कर दें हम? पुट cos x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो इंटीग्रेशन माइनस डी टी। ठीक है, तो माइनस तो बाहर कर दिया हमने, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये होता है आपका tan इनवर्स टी का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स टी आता है। वी नो दैट। सो टी की वैल्यू यहाँ हमने रख दी वापस से cos x। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 5। इवेल्युएट इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 81 dx। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, सो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 81 dx। ठीक है, सो I इज इक्वल टू, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में से भी हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये मिल जाएगा हमको। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या आ गया? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब नीचे आप यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हो? x माइनस 9 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 18 dx। ठीक है, ठीक है, जब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स इंटू 9 बाय एक्स। ठीक है, एक्स एक्स करके यहाँ पर आएगा माइनस का 18, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वाली टर्म तो यहाँ पर मिल गई आपको, माइनस 18 एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसमें प्लस 18 कर देंगे हम, तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, है ना। ये भाई ये टर्म आपकी पूरी बैलेंस हो गई ना भाई, इससे ये कैंसिल होकर के यही मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो इसको हमने क्या करा? कंप्लीट स्क्वायर बना करके लिख दिया। ठीक है, ये तो आपका रफ वर्क हो गया, समझाने के लिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? पुट करेंगे x माइनस 9 बाई एक्स को t,
तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 9/x² dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो इसकी जगह तो आप क्या रख दोगे, dt रख दोगे। सो न्यूमरेटर में तो यहाँ क्या आ गया, dt आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका t² + 18। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, t² + 18 डिनोमिनेटर। अब इसको हम थोड़ा सा और अरेंज कर लें, इसको हम लिख सकते हैं 3√2 का होल स्क्वायर 18 को, भाई 9, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 × 2 18 हो रहा है। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे आप तो ये क्या आ रहा है, 9 × 2 18 आ रहा है ना। यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3√2 का स्क्वायर ऐसे करके लिख सकता हूँ ना, ताकि ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 1/t² + x² t² + a² dt। ठीक है, ये होता है 1/a tan इनवर्स, भाई फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ये फॉर्मूला है ना, बस यही हमने अप्लाई करा है। यहाँ x की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है, तो 1/a, a की वैल्यू है 3√2 है ना, tan इनवर्स t/a, तो a की वैल्यू यहाँ 3√2 होगी। अब t की वैल्यू जो भी रखी थी हमने, सब्सटीट्यूट करी थी, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, +c भी लगा दो यहाँ पर। ठीक है, सो 1/3√2 tan इनवर्स, यहाँ तो आ गया 3√2, x था बड़ा, t हमने यही कंसीडर करा था, शायद देख लेते हैं हमने एक बार, x - 9/x। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम अगर हम जो है x लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा x² - 9। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके और में दे रखा है, यानी कि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में से या इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 ही है ये भी, ये और में दिया हुआ है, यानी कि इंटरनल चॉइस है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट i इज इक्वल टू दिस। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आपको करना है, ILATE, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए यही रूल अप्लाई करना है आपको। एल्जेब्रिक के बाद टिक्नोमेट्री, यानी एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट मान लूंगा मैं और टिक्नोमेट्री वाले को सेकंड फंक्शन मान लूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड अगर ऐसे दिया हुआ रहता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे आप पहले का। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया और डिफरेंशिएशन कर दिया फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड का आप करोगे इंटीग्रेशन, फिर इससे जो आएगा उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप कर दो। यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। सो x² को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x² और इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, और इस पूरे का आपको वापस से इंटीग्रेशन करना है। सो x², अब sin 2x का इंटीग्रेशन होता है -cos 2x/2। ठीक है, तो यहाँ पर साइन वगैरह का आपको ध्यान रखना है, अगर साइन वगैरह में गड़बड़ी कर दी तो आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा। x² का डिफरेंशिएशन होता है आपका 2x और इसका हो जाएगा -cos 2x/2
और ये हो गया dx, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी -12 एक्स स्क्वायर cos 2x। तो फर्स्ट टर्म बन गई आपकी, यहाँ से देख लो -12 एक्स स्क्वायर cos 2x, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos 2x इंटीग्रेशन में रह जाएगा, x cos 2x dx, राइट। सो माइनस इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो गया, x cos 2x dx, ये आपके पास बचेगा। ठीक है, अगेन इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप अप्लाई करोगे, ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी। फिर फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन cos 2x का होता है sin 2x/2। ठीक है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 हो जाएगा, और ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी आपकी, प्लस x/2 sin 2x, ये भी एज इट इज आ जाएगा, x/2 sin 2x, माइनस 1/2, अब sin 2x का हो जाएगा माइनस cos 2x/2 प्लस c। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया I इज इक्वल टू -12 ऑफ एक्स स्क्वायर cos 2x प्लस x/2 sin 2x माइनस माइनस प्लस 1/4 cos 2x प्लस c। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये फाइनल आंसर हो गया इस गिवन क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, vectors a vector, b vector and c vector are such that a vector plus b vector plus c vector is equal to 0 vector, and a modulus of a vector 3, modulus of b vector 5 and modulus of c vector 7। find the angle between a vector and b vector। तो आपको क्या दे रखा है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर आपको दे रखा है 0 वेक्टर के इक्वल। ठीक है, अब आपका यहाँ क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो हो गया माइनस सी वेक्टर के इक्वल। कैसे हम लिख सकते हैं, अब इन दोनों का आप मॉडुलस करके स्क्वायर कर दो, अगर ये बन जाएगा। सो इसका स्क्वायर अपन खोलेंगे, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, ये बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए वेक्टर बी वेक्टर, ये हो जाएगा 2 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना तो ए भी कोस थीटा ही लिखेंगे हम, और मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर इधर आ गया। अब इन सब की वैल्यू तो दे रखी है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है ना, इनके मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है। तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 कोस 2 3 5 एंड कोस थीटा, और सी वेक्टर आपको दे रखा है 7 का स्क्वायर। ठीक साहब, तो अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो गया, 15 15 इंटू 2 30 है ना, 30 कॉस थीटा, तो ये हो गया, इधर हो गया आपका 49 माइनस 15। ठीक है,
49 minus 34, that is equal to 15. So cos theta is equal to 15 by 30. So cos theta is equal to 1 by 2. So theta is equal to cos inverse 1 by 2, that is equal to pi by 3, या फिर हम कह सकते हैं 60 डिग्री. Question number 17. Two coins are tossed once. फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है इवेंट आपको दे रखा है टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन. एफ इवेंट आपको दे रखा है वन कॉइन शोज हेड. सबसे पहले आप सैंपल स्पेस लिखेंगे. टू कॉइन टॉस करते हैं तो आपकी क्या कंडीशंस बन सकती है, आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं. हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही आउटकम होंगे. ठीक है, कि फर्स्ट पे हेड आ जाए, सेकंड पे भी हेड आ जाए, फर्स्ट पे हेड आ जाए, सेकंड पे टेल आ जाए, फिर फर्स्ट टॉस पे टेल आ जाए, सेकंड पे हेड आ जाए, या दोनों पे ही टेल आ जाए. ई इवेंट आपको दे रखा है टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, यानी कि दोनों में से एक पर टेल आ जाए, एक बार टेल आ जाए मतलब. ठीक है ना, तो हेड टेल हो सकता है या टेल हेड हो सकता है, या तो टेल हेड हो सकता है या हेड टेल हो सकता है. ठीक है, क्योंकि दो केस तो ये हैं जिसमें टेल हेड हेड है या फिर टेल टेल है, तो सिर्फ यही दो केस हैं जिसमें एक टेल आ रहा है. ठीक है, तो ये दोनों इस इवेंट में अपन ने लिख दिया. एफ इवेंट की बात करी तो उसमें आपको बोल दिया वन कॉइन शोज हेड, यानी कि वही हेड टेल या टेल हेड, यही दो बनेंगे क्योंकि यहाँ तो दोनों ही हेड है और यहाँ पर दोनों ही टेल है. अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करूं तो यहाँ से पी आ जाएगा और यहाँ से पी एफ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी. ठीक है, और पी इंटरसेक्शन एफ अगर मैं निकालूं तो वो भी क्या आएगा, टेल हेड, हेड टेल ही आ जाएगा. ठीक है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो ये हो गया 1/4, 1/4 यानी कि 2/4, यानी कि ये 1/2 ही आएगा. सिमिलरली ये भी 1/2 ही आएगा और सिमिलरली ये भी 1/2 ही आएगा. अब अगर आपसे पूछा जाए P बाय एफ, ई पी बाय एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ आप करोगे. ठीक है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, हाफ अपॉन हाफ, दैट इज इक्वल टू 1. तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का 1 हो गया. ठीक है, अब इसमें सेकेंड कंडीशन में आपको पूछा है, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया. ठीक है, और सेकेंड में पूछा है नॉट टेल अपीयर्स. ठीक है, तो इस इवेंट में नॉट टेल अपीयर्स यानी कि दोनों ही आपका हेड होना चाहिए. ठीक है, दूसरा आपको इवेंट बोला है नो हेड अपीयर्स, यानी कि दोनों ही आपके क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए. अब पी ई बाय एफ आपको निकालना है, उसके पहले पी ई इंटरसेक्शन एफ आपको निकालना पड़ेगा. उसके लिए ई इंटरसेक्शन एफ आप निकालोगे तो ई इंटरसेक्शन एफ तो आपका क्या आ गया, फाई आ गया. और अगर ये फाई है तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी पी ई इंटरसेक्शन एफ की. राइट, सो यहाँ पर 0 अपॉन पी एफ आप करोगे. यहाँ पर पी एफ यहाँ से आप निकाल लोगे पी एफ, तो ये वैल्यू तो क्या आ जाएगी आपकी, 0 ही आएगी, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. लेट ए एंड बी द इंडिपेंडेंट इवेंट. पी ए आपको दे रखा है 0.3 एंड पी बी आपको दे रखा है 0.4. फाइंड द फर्स्ट पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट अब बोलता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है पी ए इंटू पी बी. ठीक है, अब आपको पी ए दे रखा है 0.3 और पी बी आपको दे रखा है 0.4, तो ये हो जाएगा आपका
0.12। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है पी ए यूनियन बी आपसे पूछा है। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। ये भी सारी वैल्यूज आपको दे रखी है 0.3, 0.4 और ये आपका फाइंड आउट हुई थी 0.12। ठीक है। ये हो गया 0.7 और ये हो गया 0.12, दैट इज इक्वल टू 0.58। ठीक है। सो ये आपका आंसर निकल गया इसका। नेक्स्ट आपको पूछा है पी ए बाई बी, राइट। थर्ड पॉइंट पी ए बाई बी। पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी आपका 0.12 निकला है और पी बी आपको दे रखा है 0.4, यानी कि ये आपका आ गया 0.3। ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा है पी बी बाई ए। ठीक है, पी बी बाई ए, तो ये हो गया पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। पी ए आपको दे रखा है 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी इंटरसेक्शन ए बात एक ही है, इसका मतलब ये क्या है 0.12 है, यानी कि इसका आंसर आ गया 0.4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और पार्ट है इसका सेकंड 18। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको हमको लिखना कैसे है वो हम देखेंगे। अ बैग कंटेनिंग 4 red and 4 black balls and another bag containing 2 red and 6 black ball। ये आपका बैग 1 हो गया, ये आपका बैग 2 हो गया। ठीक है। बैग 1 में उन्होंने रख दी 4 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल। बैग 2 में उन्होंने रख दी 2 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल। ठीक है। बैग 1 से निकालने की प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट एक E1 मान लिया और बैग 2 से निकालने वाला बॉल निकालने वाला इवेंट हमने जो मान लिया वो E2 इवेंट मान लिया। ठीक है ना। यानी कि लेट E1 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट बैग एंड सेलेक्टिंग सेकंड बैग रेस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले लेट E1 एंड E2 be the event of selecting first bag and second bag respectively। ठीक है। सो PE1 एंड PE2 क्या हो जाएगा, या तो बैग 1 से निकलेगा या बैग 2 से निकलेगा, यानी कि यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी आएगी हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होगी भाई। या तो बैग 1 से निकालोगे आप बॉल या बैग 2 से निकालोगे, तो PE1 और PE2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी। अब क्वेश्चन में आपको आगे क्या बोल रहा है, वन ऑफ द टू बैग्स इज सेलेक्टिंग एट रैंडम एंड द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। मतलब कि दोनों में से किसी एक बैग में से निकाल रहे हैं और जो बॉल आप निकाल रहे हो वो रेड बॉल हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो बॉल है वो फर्स्ट बैग से ही निकली हो। ठीक है ना, और रेड बॉल ही हो, ये वो पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक इवेंट और कंसिडर करेंगे, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ रेड बॉल।
ठीक है। अब देखिए, अब आपको निकालना है, जैसे आपने फर्स्ट बैग से निकाली बॉल, ठीक है। ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम अ फर्स्ट बैग, पी ए बाई ई वन का मतलब है कि इवन इवेंट जो है, यानी कि बैग वन वाली जो बात हो रही है, यानी कि बैग वन से हम निकाल रहे हैं रेड बॉल। इस पी ए बाई ई का मतलब क्या है कि बैग वन से आप निकाल रहे हो और रेड बॉल ही निकाल रहे हो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ड्राइंग बॉल ड्राइंग अ रेड बॉल ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग वन, फ्रॉम फर्स्ट बैग, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/8, यानी कि 1/2। वो कैसे? क्योंकि टोटल बॉल यहाँ पर कितनी है, 8 है, और रेड बॉल कितनी है, 4 ही है, तो 4/8 आपने कर दिया, ठीक है ना। फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स भाई रेड ही निकालनी है, तो रेड तो 4 ही है, ठीक है। तो 4/8 कर देंगे, टोटल बॉल कितनी है इसमें, 8 बॉल है इसलिए, ठीक है। तो ये 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। अब पी ए बाई ई टू आप निकालोगे, इसका क्या मतलब है कि ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। अब सेकंड बैग में देखो रेड बॉल कितनी है, 2 है, और टोटल बॉल्स कितनी है, 8 है, ठीक है ना। रेड बॉल कितनी है, 2 है, और टोटल बॉल्स देखोगे तो आप 8 है ना, 2 और 6 8 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2/8, यानी कि 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। अब आपको निकालना है पी ई टू बाय ए, वह आप कंसिडर कर लो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम अ फर्स्ट बैग एंड गेटिंग इट टू बी रेड, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगी, E1/A होगी, P E1/A, ठीक है ना। कुल मिला के आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर आप देखो, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉइंग फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो फर्स्ट बैग का इवेंट इवन था ना, सो P E1/A आपको निकालना है, यानी कि इवन बैग से ही निकले, यानी कि बैग वन से ही निकले और रेड ही निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द बायस थ्योरम क्या हो जाएगा, P E1 इंटू PA/E1, और नीचे दोनों का सम आ जाएगा, P E1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने जो निकाली है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। सो P E1/A जो है आपका हाफ इंटू हाफ अपॉन हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू 1/4 हो जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी, और पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4 प्लस 1/8, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 2/3 आ गया, जो कि है P E1/A। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 and using integration find the area below y is equal to modulus of x plus 1
above the axis and between x is equal to -4 to x is equal to 2। तो सबसे पहले हम जानते हैं y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अगर आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का होता है ग्राफ मॉडुलस ऑफ x का, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, ठीक है। और ये फंक्शन कैसे ओपन होता है, x और -x, ठीक है ना। x तो हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर और -x हो गया लेस देन 0 पर, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 है, तो यही वाला ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू -1 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपका ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, एंड आप इसको आगे बढ़ा लें -3 और -4 तक, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा -1 पर, क्योंकि यहाँ मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 है, ठीक है। और इसका अगर हम फंक्शन लिखें तो x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -x प्लस 1, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा x लेस देन -1 पर फंक्शन की वैल्यू आपकी ये होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब वो बोल रहा है एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो एक लाइन उसने दे दी आपको x इज इक्वल टू -4, ठीक है, एक लाइन ये हो गई। और एक उसने आपको दे दी x इज इक्वल टू 2, अगर 2 ये 2 वाला पॉइंट ये लाइन यहाँ पर है, तो ये हो गई आपकी x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन, है ना। और x एक्सिस से कवर्ड एरिया इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, इस कर्व और x एक्सिस और x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 2 से कवर्ड एरिया। तो ये तो आपका कर्व हो गया ये वाला, ठीक है। ये आपकी x एक्सिस हो गई, ठीक है। ये आपकी y एक्सिस हो गई और ये x इज इक्वल टू -4 हो गया और x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो कवर्ड एरिया जो है वो आपका ये वाला हो गया, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कवर्ड एरिया ये वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक की लिमिट आ गई। एक तो आपकी आ गई रिक्वायर्ड एरिया, आपको जो निकालना था वो आपका हो गया -4 से लेकर -1 तक, ठीक है ना। ये -4 से लेकर ये -1 तक चला, ये वाला कर्व आपको देखना है। तो -4 से -1 यानी कि लेस देन वाली बात आ रही है, यानी कि ये वाली इक्वेशन आपको लिखनी है, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ लिखना है। -4 से -1 तक -x प्लस 1 dx, राइट, प्लस -1 से लेकर 2 तक ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा -1 से लेकर 2 तक x प्लस 1 dx। बस अब आपने को इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इंटीग्रेशन आपका आ गया है यहाँ पर, x माइनस तो बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है। लिमिट हो गई -4 से -1 प्लस यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स और इसकी लिमिट हो गई -1 से 2 तक, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल, ये भी आ जाएगा 9/2, ये भी आ जाएगा 9/2। सो ये हो जाएगा आपका 9 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल कैलकुलेशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर करना है, हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। सो 9 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, I is equal to integration 0 to pi by 2 sin x upon 1 plus cos square x dx। ये आपको दे रखा है, ठीक है। सो cos x को आप t मान लो यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये माइनस ऑफ डी टी आ जाएगा। इसकी जगह तो आप क्या रख दोगे, माइनस ऑफ डी टी आप रख दो, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब टी पर सब्सटीट्यूशन चेंज कर दिया तो लिमिट भी आपको टी की रखनी पड़ेगी। जब लोअर लिमिट 0 है तो कोस 0 होता है 1, तो नीचे तो आ गया 1। और जब यहाँ x की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो कोस पाई बाई 2 होता है 0, तो अपर लिमिट आपकी क्या आ गई, 0 आ गई। अब लिमिट को एक्सचेंज कर देते हैं तो माइनस साइन आगे आ जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 1, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टी, राइट, फ्रॉम 0 to 1। अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, और टेन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, और टेन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, पाई बाई 4 हो गया। सो इस तरीके से सारे सवालों को डिस्कस किया हमने, और एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 टर्म 2 एग्जामिनेशन।